हेलो गाइस, मेरा नाम है विनय कमल शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे इस चैनल टू द पॉइंट में। देखो, आज का बेसिकली जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं, पहली बात मैं क्लियर कर दूं, कोई स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं किया है, कुछ भी ऐसी कोई एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करके मैं नहीं बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ, जो भी बात करूंगा वो बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करूंगा। और मैं शायद इन टॉपिक्स पे इसलिए भी बात करना चाहता हूं क्योंकि हमारी जो न्यूज़ चैनल्स हैं या हमारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत कम ऐसे होंगे जो बेसिकली इन जो सीरियस इश्यूज हैं उन पे बात करने को रेडी होते हैं या बात करना चाहते हैं बेसिकली। क्योंकि सबको ये लगता है कि यार ऐसे सीरियस इश्यूज पे अगर बात करेंगे तो उतना ज़्यादा ना तो उन्हें व्यूज़ मिलेंगे, ना लोग उनका वीडियो देखेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो पब्लिसिटी होनी है वो नहीं हो पाएगी बेसिकली। मैं जिस टॉपिक पे आज शुरू करने जा रहा हूँ, और ये हमारा पहला टॉपिक है मेरे चैनल का, तो पहला टॉपिक है हमारा कुवैत में रहने वाले जो इंडियंस हैं उनके लिए। कुवैत जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक बिल पास करना शुरू कर दिया है अपनी पार्लियामेंट के अंदर, एंड दैट इज एक्सपैट कोटा बिल। ना आप में से कई स्टूडेंट्स या कई जो बड़े बुजुर्ग जो लोग होंगे या इवन बैचलर्स भी जो काम कर रहे होंगे, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि एक्सपैट नया वर्ड है, हम लोगों ने कभी सुना नहीं है। तो देखिए, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग एनआरआई यूज में लेते हैं। एनआरआई को हम लोग बहुत ही कह सकते हैं कि एक सोफिस्टिकेटेड या एक बहुत सो कॉल्ड लग्जरियस वर्ड मानते हैं कि अगर कोई एनआरआई है तो मतलब बहुत रिच होगा और उसकी बहुत ज्यादा आनो शान होगी, सब कुछ ऐसा। बट एक्चुअली में एक्सपैट वर्ड जो है बेसिकली वो उन लोगों के लिए है जो बेचारे अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में गए हैं पैसा कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, ताकि वो अपने घर बार को चला सके। और इनमें नॉर्मली जो लोग आते हैं वो वर्कर्स आते हैं जिन्हें इंडिया के अंदर शायद उतना तनख्वाह नहीं मिलता होगा जितना उन्हें वहां मिल जाता है। क्योंकि मैं उसका रीजन बता दूं, कुवैत जो है उसकी करेंसी वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव करेंसी है इन टर्म्स टू इंडियन करेंसी। लाइक अगर मैं बात करूं, एक कुवैती जो दिनार है बेसिकली दैट कॉस्ट अस अराउंड 242 रुपीज पर कुवैती दिनार। तो अगर मान के चलिए कोई वहां पर डे का 100 दिनार कमाता है तो दैट मीन्स उसका इंडियन करेंसी के अंदर 24,200 रुपए का टोटल जो मैं कह सकता हूं अमाउंट वो अर्न करता है पर डे में। अच्छा, अब इसकी शुरुआत कहां से होती है, पहले हम लोग थोड़ा सा बैक पे जो हमारी हिस्ट्री है इसकी हम लोग थोड़ा उस पर नजर डालते हैं। 1949 से लेकर के अब तक या 1990s तक मैं बात करूं, कुवैत बेसिकली एक ऐसा एरिया या एक ऐसा कंट्री रहा जिसके अंदर नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनका बहुत सारा जो स्टोरेज था उनके पास में था अंडरग्राउंड में। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आया कि अंडरग्राउंड रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए। दैट मीन्स अंडरग्राउंड, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, इंडिया के पास में अंडरग्राउंड वाटर बहुत है, लेकिन स्टिल वी हैव अ वाटर क्राइसिस जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे पास में वो वाटर को एक्सट्रैक्ट करने का, उसे यूटिलाइज करने का, यूज करने का कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो पॉइंट यहां पर ये आता है कि 1990 के अंदर बेसिकली जो कुवैती गवर्नमेंट थी उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट कहां से करें। अब पॉइंट ये आता है थोड़ा जियोग्राफिकल अगर देखा जाए कि कुवैत किससे घिरा हुआ है, तो कुवैत है बेसिकली सऊदी अरब और इराक के बीच में। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि एक ऐसी कंट्री जिसके पास में नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। और फाइनली प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि उनके पास में दो सो कॉल्ड ऐसी कंट्रीज की बाउंड्रीज लगती हैं जो अपने आप में मैं कह सकता हूं बहुत ज्यादा कट्टर है, या मैं ये कहूं कि बहुत ज्यादा विस्तारवादी जिसको बोल सकते हैं, जैसे चाइना भी है। तो उस तरीके की गवर्नमेंट थी बेसिकली। तो 1990 में अगर आपने नाम सुना हो सद्दाम हुसैन का, तो उन्होंने ये देखा कि कुवैत गवर्नमेंट जो है वो उतनी कैपेबल नहीं है अपने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने उसके ऊपर या उसके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का एक पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया। और आपको याद होगा, हम लोग अपनी हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, गल्फ वॉर। बेसिकली ये वही गल्फ वॉर था जिसके जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ कि कुवैत की गवर्नमेंट या यूं कहूं कुवैत कंट्री पर अपना अधिकार करने के लिए, अपना रूल चलाने के लिए जो सऊदी अरब इराक की जो गवर्नमेंट थी, इराक की जो कंट्री थी, उन्होंने अटैक किया था। फिर उसके बाद अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हुए, बहुत सारे इश्यूज खड़े हुए, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ अमेरिका और उसकी जो दूसरी कंट्रीज जो साथी थी उन्होंने इराक की चलने नहीं दी। आपने भी देखा होगा कि सद्दाम हुसैन के साथ में लेट ऑन क्या हुआ। तो ये सारा सर्कमस्टांसेस हुआ, सारी सिचुएशंस बनी। बट अल्टीमेटली अब कहना क्या चाह रहा हूं, अभी उस मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले कुवैत के पास में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं और लेकिन उसके पास में वो लोग नहीं थे जो उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाते। तो अल्टीमेटली कुवैत की गवर्नमेंट ने उस टाइम पे ये सोचा कि हमारे जो लोग हैं वो इतने कम रेट में या इतने सस्ते रेट में हमारे लिए काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या किया जाए, तो उन्होंने देखा कि चलो एक काम करते हैं,
ऐसी कंट्री से लोगों को पकड़ना शुरू करते हैं जहां की करेंसी कमजोर है। कमजोर का मतलब क्या हुआ कि वो उनके मुकाबले सस्ते पड़ने लग जाए, यानी एक लेबर जो है वो उनको सस्ता पड़ने लग जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अप्रवासी यानी एक्सपैट का एंट्री करना शुरू कर दिया। एंट्री करना शुरू करने का मतलब उनकी भर्तियां करनी शुरू कर दी। इनमें सबसे पहले नंबर पे आया इंडिया और दूसरे नंबर पे था इजिप्ट। ये हम लोग सबने नाम सुना है इजिप्ट का, जिसको हम लोग हिंदी में मिस्र बोलते हैं, जहाँ के पिरामिड्स बहुत फेमस हैं। तो बेसिकली ये दो कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पे सबसे ज्यादा, जहाँ के जो लोग हैं रोजी रोटी की तलाश में, उन्होंने कुवैत में आना शुरू कर दिया। अगर हालिया अगर सिचुएशन में बताऊं कुवैत की क्या चल रही है, तो सिचुएशन ये चल रही है कि बस 13 लाख, सुनना ध्यान से, 13 लाख टोटल कुवैती हैं कुवैत के अंदर। And out of 43 ये सिचुएशन है, it means 30 lakhs are expatriates. That means 30 लाख लोग बाहर के आए हुए हैं और 13 लाख लोग जो हैं वो बेसिकली कुवैत से हैं। अब जब तक कोरोना नहीं था, जब तक जो पेट्रोल या डीजल यानी जिसको हम बोल सकते हैं क्रूड ऑयल, जब तक इनके रेट इंटरनेशनल मार्केट में गिरे नहीं थे, तब तक तो कुवैत की गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं थी। बट अब समस्या कहाँ आ रही है, सबसे पहले वो सुनिए। दिसंबर अगर मैं बात करूं 2019 की, तो $65 पर बैरल क्रूड ऑयल का रेट था, ठीक है, जो हालांकि पहले तो बहुत ज्यादा जा चुका था, $115-120 पर बैरल जा चुका था। चलिए ठीक है, वो पहले का सिचुएशन था। बट अब सिचुएशन ये आ गई कि दिसंबर 2019 के अंदर टोटल जो प्राइस था क्रूड ऑयल का, दैट वाज $65 पर बैरल। अब ये धीरे धीरे खिसकते हुए ये आ गया भाई साहब आपका 35-45 के नजदीक। अब देखिए 45 ही अगर मैं मान के चलूं या $40 पर बैरल भी मान के चलूं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट, तो सोच के देखिएगा उस कंट्री का क्या हाल होगा जिसका टोटल इकोनॉमी का मोर देन 90% सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बेचने पर ही, जिसकी पूरी गवर्नमेंट चलती है। तो अल्टीमेटली कहने का जो पॉइंट है वो ये कि कुवैत की गवर्नमेंट या कुवैत की जो कंट्री है वो काफी हद तक, उसकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन, इकोनॉमिकल कंडीशंस थी, वो काफी हद तक हिल चुकी है। क्रूड ऑयल का रेट गिरना और प्लस दूसरी सबसे बड़ी जो बीमारी है कोरोना, इसकी वजह से ना सिर्फ कुवैत की इवन वर्ल्ड की इकोनॉमी हिल चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि डॉलर जो क्रूड ऑयल का रेट है वो गिर गया और प्लस कोरोना की वजह से जो कुवैत की जो इकोनॉमी है, जो उसकी शार्पनेस थी, जो उसकी फास्टनेस थी, वो कहीं ना कहीं हद तक रुक चुकी है। अब इसकी वजह से गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा है कि बॉस, अगर हम लोग बाहर वाले लोगों को ही जॉब देते रहेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत और तकलीफ ये आएगी कि हमारे यहाँ पर जो लोकल अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगा। अब इसे रोका कैसे जाए? तो इसको रोकने का एक ही तरीका है कि यहाँ के जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर की कंट्रीज का जो बोझ, जिसको मैं बोल सकता हूँ, हालांकि वो बोझ नहीं है क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है, आज तक कुवैत ने उसको एसेट ही माना क्योंकि उनका बहुत सारा काम कर रहे थे वो। बट बोझ मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, जब भी किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है या यूं कहूं कि कोई समस्या आती है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो सबसे पहले वो सिर्फ और सिर्फ किनको निकाल सकती है? जो बाहर से लोग आए। जैसे कि आपने सुना होगा H1B वीजा जो है बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने, जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने उसको बंद कर दिया कि भाई अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं जब तक आप अमेरिका के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि 4 करोड़ से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं इस कोरोना बीमारी के टाइम पे। तो अल्टीमेटली सिचुएशन ये आ रहा है कि कुवैत ने अभी एक बिल, जो उनकी कमेटी है, उन्होंने उसे ड्राफ्ट कर दिया है। अब इसे मेरे हिसाब से पार्लियामेंट में सिर्फ पास होना है, तब वो एक्ट बन जाएगा। लेकिन इस एक्ट को पास करने के बाद में यू कांट बिलीव टोटल 8 लाख भारतीय जो कि एक्सपेरिएट्स होंगे, दैट मीन्स जो एक्सपेट्रिएट्स होंगे, सॉरी, जो कि कुवैत में जो काम करने के लिए गए हुए हैं, 8 लाख एक्सपेट्रिएट्स जो होंगे वो इससे हैम्पर होंगे। अब सोच के देखिए जरा, टोटल 8 लाख लोग अपने घर पे वापस आएंगे। और तो कुवैत की गवर्नमेंट ये कहती है कि हम लोग 8 लाख लोगों को एक साथ नहीं निकालने वाले। जैसे मान के चलिए कि अभी 50% वहां पर जनता ये अप्रवासी भारतीयों की है, 50 में से हम पहले 5% को कम करेंगे, यानी वापस भेजेंगे, फिर अगले 5% को वापस भेजेंगे, फिर अगले 5% को। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि आज कुवैत की गवर्नमेंट को यही अप्रवासी, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो इजिप्शियन हो, आज वो उन्हें एक बर्डन लग रहे हैं। लेकिन क्या अब तक वो उन्हें बर्डन लगे थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उन्हें एसेट मान के चल रहे थे, क्योंकि जो काम बाकी लोग नहीं कर पा रहे थे वो कर रहे थे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये, इन 8 लाख लोगों में
अगर मैं ये कहूँ कि कितने इजिप्शियंस होंगे और कितने ये अपने क्या बोलते हैं इसको इंडियंस होंगे, तो 8 लाख लोगों, ये 8 लाख तो खैर इंडियंस ही हैं, बट टोटल जो अप्रवासी भारतीय हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा जो तादाद है वो इंडियंस की है और उसके बाद इजिप्ट की आती है। तो सोच के देखिए कि अगर ये 8 लाख लोगों में धीरे धीरे घर वापसी हुई तो ये बिल्कुल सिनेरियो वैसा ही होगा जैसे कोरोना की वजह से जितने भी बड़ी सिटीज में काम करने वाले जो कामगर लोग थे, जो छुट्टा काम करते थे, जो मजदूर लोग थे, जब वो अपने घर वापस गए, जब वो अपने स्टेट गए, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है या अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे अनऑर्गेनाइज्ड जो सिस्टम है वो ज्यादा रन करता है। अगर मैं बात करूं अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में कितना डिवोट करता है या कितना आप बोल सकते हैं कि उसमें कंट्रीब्यूट करता है, तो इट इज मोर देन 50%, इवन 60%। आप सोच के देखिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो 40%, मैं इवन बहुत ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि मैं एग्जैक्टली कोई फिगर मैं कोट नहीं कर रहा हूं यहां पर। तो अल्टीमेटली अगर वो के वही वर्कर्स यदि इंडिया वापस आते हैं तो आप सोच के देखिए कि इंडिया में पहले से बेरोजगारी है, अब लोग और आएंगे तो बेरोजगारी का लेवल कहां जाएगा। तो मैं उन सब न्यूज चैनल से, उन सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, उन सब गवर्नमेंट पर्सनल से जो बेसिकली हमारे थ्रू इलेक्टेड हैं, मैं लास्ट में सिर्फ यही एक गुजारिश कर सकता हूं कि आपसी झगड़ों को छोड़िए। अभी जो मेन मुद्दे हैं वो बहुत बड़े हैं, एटलीस्ट आफ्टर कोरोना। और मैं आफ्टर कोरोना की बात नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ड्यूरिंग कोरोना। तो आप उन पे ध्यान दीजिए। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ कहने से नहीं बनेगा, उसे करना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या है, आप इतना भी बात कर लीजिए टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब या कोई और चटपटी खबरों के बारे में, जो कोर इश्यूज हैं उन पे या तो कोई बात करता नहीं है, और बेचारा कोई बात करता भी है तो शायद उसे उतना सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो उन पे बात करना छोड़ देता है। लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन ऐसी हों, या यूं कहूं जो कोर इश्यूज हैं हमारी कंट्री के, जो कंट्री के हार्ट के जो बेसिकली कोर इश्यूज हैं, मैं उन्हें उठाता रहूं, उन पे बात करता रहूं। सपोर्ट करना, उन्हें देखना, उन्हें समझना, वो आप सब लोगों के हाथ में है। बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वरना कोई बात नहीं, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक मैं जरूर उठाऊंगा और ऐसे टॉपिक पे जरूर मैं बात करूंगा जो कहीं ना कहीं आपके दिल को कभी ना कभी जरूर छुएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।